डर, अंधविश्वास और एक ऐसा धोखा जो पीढ़ियों को अपने वश में कर ले। आज हम पाताल भैरव का अभिशाप कहानी के रहस्य में गहरे उतरेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक अच्छी सस्पेंस वाली कहानी आखिर बनती कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में ही ये जो चेतावनी दी जाती है ना, ये हमें सीधे उस दुनिया में खींच लेती है जहां लॉजिक, जहां तर्क की कोई जगह नहीं है। ये एक लाइन सिर्फ एक डायलॉग नहीं, बल्कि दो दुनियाओं के बीच की लड़ाई का सीधा सीधा ऐलान है। एक तरफ है विज्ञान की रोशनी और दूसरी तरफ अंधविश्वास का सदियों पुराना घना अंधेरा। तो किसी भी अच्छी डरावनी कहानी की शुरुआत एक ऐसी जगह से होती है जहां जाने के नाम से भी डर लगे। और ये कहानी भी कुछ ऐसी ही जगह से शुरू होती है। चलिए पहले हिस्से में देखते हैं कि इस शापित गांव का माहौल कैसे बनाया गया है। जरा एक ऐसी जगह के बारे में सोचिए जहां खौफ हवा में ही घुला हुआ हो। रुद्रपुर कोई आम गांव नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जिसे एक सदी पुराने डर ने पूरी तरह से जकड़ रखा है। कहते हैं यहाँ की खामोशी भी चीखती हुई महसूस होती है। और इस डर के बिल्कुल बीच में, इसके दिल में है काल कुटीर। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये गांव के सारे अनकहे खौफ का सेंटर पॉइंट है, एक ऐसा प्रतीक। और 100 साल से बंद इसके दरवाजों के पीछे आखिर है क्या? ये वो सवाल है जिसे पूछने की हिम्मत किसी में नहीं है। और इस डर के माहौल पर राज करता है भैरवनाथ। देखिए, वो कोई राजा नहीं, बल्कि एक शातिर तांत्रिक है जो डर को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना चुका है। वो एक अनदेखे देवता का खौफ दिखाता है, हर अमावस्या को एक भेंट की मांग करता है, और अगर कोई ना माने तो गांव में सूखा और महामारी फैलाने की धमकी देता है। उसकी सत्ता का आधार विश्वास नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ खौफ है। लेकिन जहां इतना घना अंधेरा हो, वहां कोई न कोई तो उसे चुनौती देने आता ही है। अब कहानी के दूसरे हिस्से में एक ऐसे बाहरी इंसान की एंट्री होती है जिसके हथियार डर या मंत्र नहीं, बल्कि सवाल हैं। ये है विक्रम, शहर से आया एक खोजी पत्रकार जो अपने साथ लॉजिक की, तर्क की मशाल लेकर इस अंधेरे गांव में दाखिल होता है। उसका मकसद किसी देवता को खुश करना नहीं है, उसका मकसद है उस सच को खोजना जो रहस्यमयी तरीके से गायब हुए बच्चों के साथ कहीं दफन हो चुका है। एक ऐसा सच जिसका जिक्र करने से भी गांव वाले कांपते हैं। तो अब मंच तैयार है एक सीधी टक्कर के लिए। ये सिर्फ दो लोगों की लड़ाई नहीं, ये दो विचारधाराओं, दो दुनियाओं का टकराव है। एक तरफ विक्रम है जिसका मकसद है सच को सामने लाना, दूसरी तरफ भैरवनाथ जिसका मकसद है अपनी सत्ता को बचाए रखना। विक्रम का हथियार है तर्क और जांच, भैरवनाथ का हथियार है डर और अंधविश्वास। ये न्याय और स्वार्थ की एक आमने सामने की जंग है। और यही वो एक सवाल है जो पूरी कहानी को आगे बढ़ाता है। इस एक सवाल में ही सारा रहस्य छुपा है। आखिर रुद्रपुर में गायब हो रहे बच्चों और उस बंद मंदिर के पीछे का काला सच क्या है? और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। अमावस्या की रात, वो रात जब सच सामने आने वाला है। ये वो पल है जब तर्क का सामना सीधे अंधविश्वास से होगा और सारे पर्दे एक एक करके हट जाएंगे। अमावस्या की वो काली रात, विक्रम काल कुटीर के अंदर पहुंच चुका है और अब वो सवाल बिल्कुल सामने खड़ा है जिसका जवाब पूरे गांव की तकदीर बदल सकता है। आखिर 100 सालों से बंद उस मंदिर के अंदर चल क्या रहा था? और मंदिर के अंदर का जो सच था वो किसी की भी कल्पना से कहीं ज्यादा खौफनाक था। एक विशाल भेड़िए जैसी मूर्ति और उसके ठीक सामने बलि के लिए तैयार की गई एक मासूम बच्ची। ये भैरवनाथ की सत्ता नहीं, ये उसकी हैवानियत का जीता जागता सबूत था। और बस इसी पल भैरवनाथ का असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। उसकी एक चीख से साफ हो जाता है कि गांव की भलाई वो तो महज एक बहाना था, असली मकसद वो तो सिर्फ अपनी अमरता की हवस को पूरा करना था। ये कोई सेवा नहीं, ये शुद्ध स्वार्थ था। और फिर कहानी का सबसे बड़ा सच सामने आता है। वो मूर्ति जिसे गांव वाले देवता समझकर पूज रहे थे, वो पत्थर की थी ही नहीं, वो एक प्राचीन मशीन थी। भैरवनाथ का सारा जादू, सारा अभिशाप असल में एक वैज्ञानिक धोखा था, एक जहरीली गैस जो गांव में बीमारी और डर दोनों फैला रही थी।
और यहीं से शुरू होता है झूठ के साम्राज्य का पतन। जब सच सामने आ जाता है तो झूठ की दीवारें कैसे ढहती हैं। अब लड़ाई तंत्र मंत्र की नहीं, बल्कि धोखे और विज्ञान की है। विक्रम का हथियार कोई हिंसा नहीं, बल्कि सच है। वो सबसे पहले गांव वालों को इकट्ठा करता है और फिर उनके सामने उन कैद बच्चों को ले आता है जिन्हें भैरवनाथ मृत घोषित कर चुका था। अपने बच्चों को जिंदा देखते ही गांव वालों का सदियों पुराना डर एक पल में धधकते हुए गुस्से में बदल जाता है। और जैसे ही विक्रम धोखे की उस मशीन को नष्ट करता है, भैरवनाथ का सारा तिलिस्म, सारी शक्तियां बिखर जाती हैं। और किस्मत का खेल देखिए, जिस मंदिर को वो अपनी ताकत का गढ़ बताता था, वही मंदिर ढहकर उसकी कब्र बन जाता है। तो ऐसा लगता है कि बुराई का अंत हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब हम उस हिस्से पर आ रहे हैं जो इस कहानी को वाकई यादगार बनाता है, इसका आखिरी चौंकाने वाला मोड़। अगली सुबह गांव आजाद है, लोग खुश हैं और विक्रम अपना काम पूरा करके वहां से जा रहा है। बिल्कुल एक परफेक्ट हैप्पी एंडिंग वाला माहौल। ऐसा लगता है जैसे बुरा सपना आखिरकार खत्म हो गया। लेकिन तभी दूर एक पहाड़ी पर विक्रम को एक परछाई दिखती है, एक साया जो हूबहू भैरवनाथ जैसा दिखता है, और उसके हाथ में एक पुरानी किताब है। वो साया कुछ कहता नहीं, बस मुस्कुराता है और पहाड़ी के दूसरी तरफ गायब हो जाता है। ये कोई हार की मुस्कान नहीं थी, और ये देखकर विक्रम को एक ऐसा भयानक एहसास होता है जो सब कुछ बदल देता है। और कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि कहानी का असली तांत्रिक कौन था? क्या भैरवनाथ सिर्फ एक मोहरा था और असली खिलाड़ी अभी भी पर्दे के पीछे अपनी अगली चाल की तैयारी कर रहा है? ये सवाल हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी हम जिस बुराई को खत्म करते हैं, वो सिर्फ एक चेहरा होती है। असली डर तो शायद हमेशा छिपा ही रहता है।